बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम ये प्रोग्राम हमने किया था ग्रेडिंग सिस्टम वाला, जिसमें इफ़ एल्स इफ़ को हमने यूज़ किया था। जो मैंने आपको कहा था कि इफ़ एल्स इफ़ लैडर भी कहते हैं, उसे लैडर कहते हैं सीढ़ी को। हमने ये कल प्रोग्राम करके देख लिया था। अच्छा, इसके बाद आता है नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। अब ये जो लफ्ज है ना नेस्टेड, नेस्ट कहते हैं घोंसले को। नेस्ट किसे कहते हैं? आपको पता है घोंसले में क्या होता है? घोंसले में घोंसला जो बना होता है उसमें आप देखें एक वो तय होती है, लेयर होती है, ये घास फूस की, तीलों की परिंदे ने बनाई। फिर उसके ऊपर उसके अंदर एक और तय होती है, उसके अंदर एक और, वो सारी तहें होती हैं। ठीक है जी। अब नेस्टेड सिर्फ सिलेक्शन स्ट्रक्चर नहीं आता, नेस्टेड लूप भी आ जाता है। नेस्टेड का लफ्ज कई जगहों पे आता है। नेस्ट जहां पर भी लफ्ज आएगा ना, नेस्टेड का लफ्ज जहां पर भी आएगा उससे मुराद होगा, अगर इफ की बात करोगे तो हम कहेंगे इफ के अंदर इफ। अगर लूप की बात करेंगे तो लूप के अंदर लूप। अगर आप इसको हकीकी दुनिया में समझना चाहो तो वो जो हम पानी में देखते हैं दरिया में, खास तौर पे जब दरिया बह रहा होता है, कहीं पे वो गोल सा पानी जो ना घूम रहा होता है, गोल चक्कर सा बन रहा होता है। ठीक है, उसको और फिर हवा भी सम टाइम आपने देखा होगा गर्मियों में, खास तौर पे जून जुलाई के मौसम में हवा सम टाइम वो उसका एक गोल सा घूमता घूमता ऊपर जाता है, जिसको पंजाबी में हम वावरोला भी कहते हैं। ठीक है जी। वो क्या होता है जी, वो एक ही चक्कर में वो एक ही तरह से घूमता रहता है, वो लूप है उसका। ठीक है, वो लूप में घूमता रहता है। तो यहां पर लूप के अंदर भी नेस्टिंग हो सकती है, इफ के अंदर भी नेस्टिंग हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे आ गया टॉपिक नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर, यानी कि एक सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, इफ कंडीशन है, उसके अंदर एक और इफ लगी हुई है। अब यहां से आपको ये तस्वीर से आप देखते हैं, हम इफ एल्स स्टेटमेंट के दिए गए ढांचे को गौर से देखते हैं। ये देखें, ये इफ है और उसके अंदर मंसूब करदा कोड है, फिर एल्स आ गया मंसूब करदा कोड। अभी ये सादा इफ एल्स है, अभी इसमें नेस्टिंग नहीं की हुई। इफ या एल्स स्टेटमेंट से मंसूब करदा कोड में स्टेटमेंट्स का कोई भी सेट आ सकता है, कुछ भी हम लिख सकते हैं जो सी लैंग्वेज के एतबार से दुरुस्त हो, वो यहां पे आ सकता है, स्टेटमेंट आ सकती हैं। इसका मतलब है कि इफ या एल्स ब्लॉक के अंदर हम मजीद इफ या इफ एल्स स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। इफ के ब्लॉक के अंदर हम कोई स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, इफ स्टेटमेंट। इसका मतलब यह भी है कि हम इन अंदर वाली इफ या इफ एल्स स्टेटमेंट्स के अंदर भी मजीद इफ या इफ एल्स स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, और ये काम हम जितनी बार चाहें दोहरा सकते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, दिए गए तमाम ढांचे नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर के मंसूब करदा कोड ढांचे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि नेस्टेड क्या है जी, इफ के अंदर इफ, या सादा अल्फाज में कह सकते हो किसी चीज के अंदर वही चीज। ठीक है जी, वो नेस्टिंग होती है। नेस्ट घोंसला इसका मतलब होता है। जैसे ये उसने कुछ इसके स्ट्रक्चर दिखाए हैं नेस्टेड के। ये पहला देखें, इसमें ये पहली कंडीशन है इफ, उसके अंदर दूसरी कंडीशन इफ है, उसका मंसूब करदा कोड है, फिर एल्सा आ गया। तीसरी कंडीशन इफ, मंसूब करदा कोड, इसका एल्सा आ गया। अब ये पहली इफ के अंदर दूसरी इफ इसके अंदर मौजूद है। यहां पर चूंकि उसने उर्दू में लिखा है, हमें इसकी शायद अच्छे से समझ ना आई हो, मैं इसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। फिर ये देखें, पहली कंडीशन है इफ, उसके अंदर एक इफ आ गई। फिर आगे देखें, पहली कंडीशन इफ है, उसके अंदर एक इफ आ गई, फिर एल्स है, एल्स के अंदर फिर एक और एल्स आ गया। ठीक है, अब ये जो एल्स है, ये वाला एल्स दूसरी कंडीशन का एल्स है, और जो ये वाला एल्स है ये बाहर वाले इफ का एल्स है। ठीक है, फिर ये देख लें, पहली कंडीशन इफ, उसके अंदर दूसरी कंडीशन इफ, इसका एल्स आ गया और ये पहले वाले का एल्स आ गया। बहरहाल हम इसको कोई छोटा सा प्रोग्राम करके देखते हैं, और मैं इस अपने प्रोग्राम को सेव एज कर लेता हूं। इसको आपने तवज्जो से समझना है ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए।
फाइल सेव एज, मैं इसको सेव एज करना चाहता हूं और इसका मैं नाम रख देता हूं, अच्छा मैं कह रहा हूँ शॉर्टकट की नहीं चल रही, वो मैंने उर्दू लैंग्वेज की हुई थी तो वहां पे शॉर्टकट कहाँ से चलनी थी, नेस्टेड इफ, और टाइप इसकी मैं सी लैंग्वेज। ठीक है जी, सेव करूंगा तो ये stdio.h। अब मैंने सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, मैंने बताना है, सिखाना है नेस्टेड इफ। हम कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है जी, मार्क्स ले लेते हैं और इसमें हम प्रिंट एफ करवा लिया, काइंडली एंटर परसेंटेज मार्क्स। ठीक है, और इसको मैं स्कैन एफ करवा लेता हूं, किसमें, मार्क्स में। कोई हमने एक सिनेरियो बनाना ना, कोई एक कंडीशन बनानी है जिसमें हमारा वो नेस्टेड इफ वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो ये मैंने इसमें एंड मार्क्स ये मैंने इनपुट करवा ली। अब मैं कंडीशन लगा रहा हूं, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन परसेंटेज मार्क्स, जाहिर बात है, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 80। ठीक है, तो यहां पे मैं अंदर फिर एक और इफ लगाता हूं, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 100। ठीक है, अब ये देखें, अगर तो मार्क्स 80% से ज्यादा होंगे तो वो इस ब्लॉक में आएगा। इस ब्लॉक में आते ही मैंने एक और कंडीशन लगा दी, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 100, तो यहां पे मैं प्रिंट करवा सकता हूं, यहां पे मैं प्रिंट करवाता हूं, क्या प्रिंट करवाना चाहिए मुझे, यू एंटर्ड रॉन्ग परसेंटेज। 100 से ऊपर परसेंटेज मार्क्स तो आ ही नहीं सकते, ये कोरोना में खैर आए हैं, कोरोना में जो एडिशनल नंबर मिले ना वहां पे आए हैं 100% से भी ऊपर नंबर। एनीवे, तो अगर तो 100 से 100% से ऊपर मार्क्स हैं तो फिर मैंने प्रिंट करवाया यू एंटर्ड रॉन्ग परसेंटेज। ठीक है, और अगर 80% से ज्यादा हैं तो फिर ये भी चेक कर लिया, और यहां पे मैं प्रिंट करवा दूंगा, इस यहां पे मैं एल्स लगा सकता हूं, यहां पे मैं एल्स लगा सकता हूं। अगर ऐसा नहीं है, अगर मतलब ये 100 से ऊपर नहीं है और 80 से भी ऊपर है, 100 से ऊपर नहीं है, फिर मैं एल्स लगा सकता हूं क्या, कि प्रिंट एफ, क्या लिखूंगा, ग्रेड हमने लिखना है ए ग्रेड। ठीक है, अब ये छोटा सा मैंने एक सिनेरियो बनाया है, एक इफ लगी है, उसके अंदर मजीद एक इफ लग गई, उस इफ का एल्स ब्लॉक भी आ गया, और उसने आपको पता है, उसने कहा था कि आप जो इफ कंडीशन लगाते हैं उसमें जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको थोड़ा सा राइट साइड पे इंडेंट कर लें, जिससे पता चल जाता है कि आपका, ये देखें ना, यहां से हमें इसकी इंडेंटेशन से ही समझ आ रही है कि ये इफ कंडीशन है, इसके अंदर इफ लगी हुई है, ये वाली इफ उसके, चूंकि उसको थोड़ा सा हमने राइट साइड पे धकेल दिया है, इंडेंट कर दिया है। अब मैं इसको चला के देखता हूं, F11 मैंने प्रेस किया, कंपाइल किया, कह रहा जी काइंडली एंटर परसेंटेज मार्क्स, मैंने परसेंटेज मार्क्स लिखे 50। अब 50 का पहले वाली इफ का मैंने कोई एल्स लगाया ही नहीं है, तो इसने कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं किया उसने। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एंटर दोबारा कंपाइल करता हूँ, मैं कहता हूँ जी 85। अब 85% ग्रेड ए, कैसे ग्रेड ए आया, ग्रेड ए ऐसे आया कि यहां से कंडीशन ट्री हुई है, ठीक है, और ये कंडीशन ट्री होने के बाद फिर उसने ये कंडीशन चेक की कि 100 से ऊपर तो नहीं है, चूंकि 100 से ऊपर नहीं थे, फिर इसके इस इफ के एल्स में चला गया। अब एक और मैं दोबारा इसको कंपाइल करता हूं, मैंने यहां पे परसेंटेज मार्क्स लिख दिए 101। ठीक है, अब वो यू एंटर्ड रॉन्ग परसेंटेज, कैसे चला, ये 80 से अंदर आ गया, 80% से मार्क्स ज्यादा हमने दिए थे, फिर यहां पे कंडीशन लगाई हुई थी अगर तो मार्क्स 100% से ऊपर हैं तो इस इफ में आ गया, तो ये फिर उसने इस इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दिया कि यू एंटर्ड रॉन्ग परसेंटेज।
अब ये 80% से ऊपर तो मैंने लगाए थे, इसका एल्स मैंने नहीं लगाया था, और यहां पे मैं एल्स भी लगा देता हूं। ठीक है, एल्स ब्लॉक में मैं क्या करता हूं, अगर तो मैंने इसमें भी कोई नेस्टेड लगाना है तो लगा लें, वरना आप सिंपल यहां पे लिख सकते हैं क्या, आप यहां पे कोई भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हो, यू आर फेल्ड टू सिक्योर ए ग्रेड, आप ए ग्रेड हासिल करने में नाकाम रहे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इस तरह के प्रोग्राम, आप इसे आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रामिंग सीख जाते हो। आगे देखते हैं हम बुक पे, ये स्ट्रक्चर थे डिफरेंट नेस्टेड इफ के। आगे आ गया नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल। अच्छा, इसका नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल, नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल समझने के लिए हम इन मिसालों पर नजर डालते हैं। प्रॉब्लम, बिजली के बिल की कंपनी इस फार्मूले के मुताबिक बिजली के बिल का हिसाब लगाती है। बिल अमाउंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड मल्टीप्लाइंग बाय यूनिट प्राइस। जितने यूनिट खर्च हुए किसी मीटर के अगेंस्ट, वो यूनिट और यूनिट की जो प्राइस है। बिल की रकम इस्तेमाल शुदा यूनिट्स की तादाद ज़रब एक यूनिट की कीमत। बिजली के सार्फिन की दो किस्में हैं, यानी कमर्शियल और घरेलू सार्फिन। दो इकसाम है ना, एक है कमर्शियल जो कारोबार कर रहे हैं, दुकान है, कोई फैक्ट्री है, इस तरह से, और एक है घरेलू जो घर है। घरेलू सार्फिन के लिए एक यूनिट की कीमत इस हिसाब से रखी जाती है, यूनिट अगर 200 से कम है तो 12 रुपए, 200 या 200 से कम 12 रुपए। अगर यूनिट 200 से ज्यादा है लेकिन 400 या 400 से कम है फिर 15 रुपए, और अगर 400 से ज्यादा है फिर 20 रुपए रेट। ठीक है जी, कमर्शियल सार्फिन के लिए एक यूनिट की कीमत इस हिसाब से रखी जाती है। अब मुझे समझ आ गई है कि ये कैसे प्रोग्राम बना रहा है। पहले ऊपर एक कंडीशन लगेगी कि जो आपका सारिफ है, जो यूजर है, वो डोमेस्टिक है कि वो आपका जो है मतलब कमर्शियल है। पहले वो हम चेक कर सकते हैं और उसके बाद फिर आगे उसके हिसाब से बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हम ये हमारा एग्जांपल कौन सी है, 3.4 प्रोग्रामिंग टाइम। इसको मैं करता हूँ, सेव एज करता हूँ मैं, और ये हमारा प्रोग्रामिंग टाइम 3.4 जी। तो टाइप इसकी मैं रख देता हूँ सी लैंग्वेज, तो ये हमारा सेव हो गया। अब मुझे एक वेरिएबल चाहिए, बाकी सारा कुछ मैं डिलीट करता हूँ। स्टेप बाय स्टेप देखें प्रोग्राम हमने बनाना कैसे, हमें जो किताब वाले ने बनाया अभी मैंने वो नहीं देखा। ठीक है, अब देखें मुझे एक वेरिएबल चाहिए। मुझे सबसे पहले जो सारफ की किस्म है ना उसको देखने के लिए यूजर की टाइप को जज करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए करैक्टर टाइप का, 4 करैक्टर। ठीक है, और इसको मैं यूजर का नाम दे देता हूं वेरिएबल को। फिर मुझे जो वेरिएबल्स चाहिए वो कौन कौन से, एक मुझे चाहिए यूनिट कंज्यूम्ड और एक यूनिट प्राइस। यूनिट कंज्यूम्ड मैं इसको इंट टाइप रखूंगा, यूनिट अंडरस्कोर कंज्यूम्ड। ठीक है जी, ये दो वेरिएबल आ गए। और उसके बाद हम यहां पे इफ कंडीशन लगाएंगे, बल्कि इफ से पहले हमने इसमें यूजर टाइप में लेना है, आपका इनपुट लेनी है, प्रिंट एफ आप करवाएंगे। एंटर टाइप ऑफ यूजर। ठीक है जी, यूजर की टाइप हम लेना चाह रहे हैं, स्कैन एफ करवाएंगे। और स्कैन एफ में जाहिर बात है आपको पता है ये डबल कोट्स के दरमियान मैं इसकी फॉर्मेट स्पेसिफायर बताऊंगा। करैक्टर में लेना चाह रहा हूं मैं यूजर टाइप करैक्टर %C और कॉमा एंड साइन आएगा और मैं लिखूंगा यूजर। यूजर की टाइप इनपुट आएगी, और यहां पे बल्कि मैं इधर लिख देता हूं एंटर टाइप ऑफ यूजर एज सी फॉर सी नहीं है क्या, उसे आपका डोमेस्टिक, डी फॉर डोमेस्टिक, सी फॉर कमर्शियल। ठीक है, सी फॉर, ये उसको एक गाइडलाइन दे दी हमने, कमर्शियल। एंटर टाइप ऑफ यूजर डी फॉर डोमेस्टिक। ठीक है जी,
सी फॉर कमर्शियल। ये उसके लिए गाइडलाइंस हैं। जब ये आपकी इनपुट आ जाएगी, इसको मैं इतना कंपाइल करके देखता हूँ। कह रहा जी टाइप एंड एंटर टाइप ऑफ यूजर एज डी फॉर डोमेस्टिक, सी फॉर कमर्शियल। तो ये इतना काम हमारा तो हो रहा है ना। ये मैंने सी इसको दरमियान में लिखना है। अच्छा जी, अब उसके बाद मैं कंडीशन लगा सकता हूं, इफ कंडीशन, इफ यूजर टाइप जो है, इफ यूजर इज इक्वल टू, सिंगल कोट लिखूंगा चूंकि करेक्टर है, इफ यूजर इक्वल टू डोमेस्टिक। अगर डोमेस्टिक है तो फिर मैंने क्या करना है, फिर एक काम करना है, एल्स के केस में मैंने कुछ और करना है। ठीक है, अगर तो वो डोमेस्टिक है तो फिर उसका सारा मैंने कंडीशन लगानी है। अब मुझे चेक करने हैं नंबर ऑफ यूनिट्स उसने जो कंज्यूम किए हैं। तो यूनिट्स कंज्यूम जो किए हैं वो भी यहाँ पे या तो मैं कंडीशन लगाऊंगा, इसके अंदर भी वो प्रिंट एफ क्या कहते हैं उसे, स्कैन एफ करवाऊंगा। ये मैं ऐसे ही कर लेते हैं। क्या करते हैं जी, एंटर यूनिट कंज्यूम्ड, यूनिट कंज्यूम्ड, जितने यूनिट कंज्यूम हुए। अब जो यूनिट कंज्यूम्ड है वो वेरिएबल आपका इंट है, तो उसकी टाइप स्पेसिफायर %d आएगा। मैंने इसका नाम कॉपी कर लिया, यहां पे यूनिट कंज्यूम्ड मैंने लिख दिया। ठीक है जी, और फिर यहां पे मैं इफ कंडीशन, अब इसके इफ के अंदर इफ आ रही है, इफ के अंदर इफ आ रही है, इफ में लगाऊंगा 3 कंडीशनें आनी है। इफ यूनिट कंज्यूम्ड इज लेस देन, क्या कंडीशन थी, अगर तो ये 200 से कम है, 200 से कम है या बराबर है, तो फिर क्या करना है जी, फिर बिल कैसे कैलकुलेट होगा। अब बिल कैलकुलेट करने के लिए लाजमी तौर पे मुझे बिल का एक वेरिएबल भी चाहिए इंटीजर टाइप का। मैं यहां पे बिल का एक वेरिएबल बना लेता हूं। तो शुरू पे बिल को मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूं। अच्छा जी, अगर तो यूनिट 200 से कम है तो बिल कैसे आएगा, बिल इज इक्वल टू यूनिट कंज्यूम्ड। अगर 200 से कम थे तो फिर इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 12, ये आपका बिल आ गया। अगर ऐसा नहीं है, यहां पे मैं एल्स इफ भी लगा सकता हूं। एल्स इफ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, या हमने वो इफ एल्स इफ लेडर भी तो पढ़ा था ना, इफ एल्स इफ पढ़ा था। अगर बिल जो यूनिट कंज्यूम्ड है वो कितने से कम है, वो जनाब 200 से ज्यादा है और 400 से कम है। इफ यूनिट कंज्यूम्ड इज लेस देन 400 यूनिट कंज्यूम्ड ग्रेटर देन 200 एंड ऑपरेटर आ गया, लेस देन इक्वल 400। तो फिर मैंने क्या करना है, फिर मैं ये ब्लॉक लगाता हूं और यहां पे बिल इज इक्वल टू यूनिट कंज्यूम्ड मल्टीप्लाइंग बाय 15। ठीक है जी, और इधर मैं लगा दूंगा एल्स। अगर वो उसके जो यूनिट कंज्यूम्ड हैं वो 200 से कम भी नहीं है, वो जनाब 200 से ज्यादा और 400 से कम भी नहीं है, 400 के बराबर, अगर इससे भी ज्यादा हुए तो फिर क्या करूंगा, फिर जो बिल है उसको मैं कैलकुलेट करूंगा यूनिट कंज्यूम्ड मल्टीप्लाइंग बाय 20। लो जी, इतना काम अभी हम चला के देखें, बाकी फिर इसको देखते हैं। ये हमने डोमेस्टिक के लिए एक कोड लिख लिया है, डोमेस्टिक यूजर्स के लिए। ठीक है जी, मुश्किल तो नहीं फील हो रहा, प्रैक्टिस करेंगे बेटा आसान हो जाएगा। मैं भी चला के देखता हूं ताकि अगर कोई गलती है तो वो हम उसको अभी सुधार लें। F11 प्रेस किया, अब गलती एल्स की जगह पे एल्जर लिख दिया है, एल्स आना है। F11 प्रेस किया तो कहता है जी एंटर टाइप ऑफ यूजर एज डी फॉर डोमेस्टिक, सी फॉर कमर्शियल। सी के लिए हमने कोई काम किया नहीं। ठीक है, सी प्रेस करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अगर मैं डी प्रेस करूंगा फिर वो एक इफ में जाएगा। अब मुझे पूछेगा एंटर यूनिट कंज्यूम्ड, कितने यूनिट कंज्यूम किए। मैं कहता हूं जी 201 यूनिट कंज्यूम किए। अब 201 के लिए हमें पता है अगर 200 से कम थे तो 12 रुपए यूनिट था, 200 से ज्यादा पे 15 रुपए था। ठीक है, तो 201 हैं, 200 जरा 15, ये तकरीबन 3000 और 15 रुपए बन जाएंगे।
अभी हमने प्रिंट नहीं करवाया, बिल प्रिंट करवाना है, बिल प्रिंट नहीं करवाया। जब हम यहां से बाहर आ जाएंगे तो इस एल्स से भी बाहर आ जाएंगे, यहां पे हम बिल प्रिंट करवा सकते हैं इस जगह पे। ठीक है जी, प्रिंट। इसके और भी तरीके हो सकते हैं, हम बिल्कुल दोनों इफ और इफ एल्स से, इफ और उसके एल्स पार्ट से बाहर आके भी बिल प्रिंट करवा सकते हैं, बल्कि हम बाहर ही करवाते हैं इसको, यहां की बजाय एल्स के बाहर यहां पे प्रिंट करवाते हैं, ज्यादा बेटर है। प्रिंट एफ टोटल अमाउंट ऑफ बिल इज, चूंकि मैंने वेरिएबल प्रिंट करवाना है, परसेंट डी। ठीक है जी, और कितनी है कॉमा लगाऊंगा, और वेरिएबल का नाम आपका क्या है जी, वेरिएबल का नाम है बिल। ठीक है जी, इसके साथ आपका डॉट डॉट इजाफी आ गया। टाइप हमारी डोमेस्टिक आनी है, डी प्रेस किया, एंटर यूनिट कंज्यूम्ड मैंने कर दिए 250, और उसने बिल दे दिया, टोटल अमाउंट ऑफ बिल इज 3750। 200 के लिए 200 ज़रा 15 3000, और 50 के लिए 50 ज़रा 15 750। ठीक है, तो ये मैंने डोमेस्टिक के लिए सारा बिल कंज्यूम कैलकुलेट कर लिया। अब मैं क्या करता हूं, अब अगर जो यूजर है वो है कमर्शियल टाइप का, मैं ये सारा कुछ इसको ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, कॉपी करता हूं मैं यहां तक। ठीक है जी, और इसको मैं इधर एल्स में पेस्ट करता हूं। फिर क्या करेगा, पूछेगा कि कितने यूनिट कंज्यूम हुए, यूनिट आ गए। अब दूसरा हम कंडीशनल लगाते हैं, अगर 200 या 200 से कम है तो फिर हमने मल्टीप्लाई करवाना है 15 से, 200 से कम के लिए भी 15 से मल्टीप्लाई, और अगर 200 से ज्यादा है, 400 से कम है तो फिर 20 से। ठीक है जी, और एल्स केस में हमने 24 से प्रिंट मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, और यहां पर हमने अब बिल कैलकुलेट तो वैसे ही होगा, उसको प्रिंट वैसे ही हो जाएगा। F11 किया, देखिए मैं करता हूं जी, कमर्शियल यूजर है, और इसके यूनिट्स में कर लेता हूं, यूनिट्स कर लेता हूं 1000। अब 1400 से ऊपर पे 24 रुपए थे, तो बिल कितना होगा, 1000 ज़रब 24,000 बिल आ गया। ठीक है जी, योर टोटल अमाउंट ऑफ बिल इज 24,000। वो सेमी कॉलन हमने परसेंट डी के बाहर लगाया था, बाद में लगाया था, वो 2000 के बाद सेमी कॉलन आ रहा है, हमने इससे पहले लगाना था, इससे पहले लगा लेते हैं। ठीक है जी, ये यहां पे आना है, और बल्कि इसके बाद मैं RS लिख सकता हूं। ठीक है जी, तो ये तरीका। अब इसमें आप कुछ और भी कर सकते हो, इसमें कुछ और भी आप कर सकते हो, आप यहां पे प्रिंट एफ करवा सकते हो, प्रिंट एफ आप करवा सकते हो, आप उसका यूजर की टाइप लिख सकते हो, UR %C यूजर। ठीक है, और यहां पे आप क्या कहते हो जी, कॉमा यूजर। अभी तो जाहिर बात है वो सिर्फ C ही प्रिंट करवाएगा ना, यूजर में हमने इनपुट ली हुई थी, मैंने इसको F11, इसके लिए आप और भी कोड कर सकते हो, कोई ना कोई मुख्तलिफ। अच्छा जी, एंटर टाइप ऑफ यूज़र मैंने कहा जी कमर्शियल है, और एंटर यूनिट कंज्यूम्ड, यूनिट है इसके 300, कमर्शियल में 300 के लिए 300 ज़रब कितना था, 20 था। ठीक है जी, URC यूज़र मतलब कमर्शियल यूज़र, टोटल अमाउंट ऑफ बिल इज 6000 रुपीज़, 300 ज़रब 20 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा हम देखें किताब वाला कैसे इसको कर रहा है, कुछ सेम ही मामला तो होंगे। प्रिंट एफ करवा दिया उसने, एंटर H फॉर होम, C फॉर कमर्शियल। ठीक है, और ये उसने स्कैन एफ करवाया यूज़र टाइप में, फिर उसने यूनिट उसने पहले ही प्रिंट एफ स्कैन एफ करवा लिए हैं, यूनिट पहले ही उसने इनपुट ले लिया। क्यों, क्योंकि हमें 2 दफ़ा इनपुट लेनी पड़ रही है, हमें इनपुट 2 दफ़ा लेनी पड़ रही है, उसने सिर्फ 1 दफ़ा इनपुट ली है, और उसने इफ़ के बाद ये लगा दिया, इसमें इफ़ एल्स इफ लगा दिया, और फिर एल्स इफ। उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, पहले इफ आई लेस देन 200 है तो फिर अच्छा उसने दोनों चीज़ों को गड़मड़ कर दिया है। अगर तो यूनिट 200 से कम है और यूज़र टाइप होम है, फिर 12 से, फिर एल्स इफ, हमने 2 डिफरेंट कैटेगरीज कर दी हैं। हमने कमर्शियल का इकट्ठा कैलकुलेट किया हुआ है 3 इफ लगा के, और डोमेस्टिक का बखरा
3 इफ लगा, उसने दोनों चीज़ों को इकट्ठा कंबाइन कर लिया है, तो ये भी एक तरीका है। अब ये चीज़ जहन में रखें, समझ लें इस बात को कि जो प्रॉब्लम होती है ना, हमें ये प्रॉब्लम दी गई थी ना, ये वाली शुरू पे ये प्रॉब्लम दी गई थी, ठीक है, कि इस प्रॉब्लम को आपने हल करना, ये देखें लिखा हुआ ना प्रॉब्लम। तो हकीकी दुनिया में भी ऐसा ही होता है, एक मसले को हल करने के लिए हर बंदे का एक जैसा तरीका नहीं होता, मुख्तलिफ तरीका होता है, ठीक है। कुछ बंदे, मिसाल के तौर पे क्लास में बच्चे शोर कर रहे हैं, टीचर आपको कहता है जी स्टैंड अप, कुछ बच्चे आपको थोड़ा सा, कुछ बच्चों को चुप करवाने के लिए कोई उस्ताद कोई और तरीका इख्तियार कर सकता है, वो कहता है जी कीप क्वाइट प्लीज़, वो कहता है जी चुप करें, कोई कहते हैं जी सबक सुना दो। तो जैसे हकीकी दुनिया में मसले को हल करने के लिए हर बंदे का तरीका मुख्तलिफ होता है, ऐसे ही जब एक मसले को कोई प्रोग्रामर हल करता है ना, मसले का हल, प्रॉब्लम का हल निकालता है, तो हर प्रोग्रामर मुख्तलिफ हल निकाल सकता है, और फिर उसमें फिर आगे बात आती है कि किसका हल ज़्यादा अच्छा है, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, आगे इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।